एंड इन द ट्रांसवर्स डायरेक्शन। लॉन्गिट्यूडनल में जब हम स्टैटिक मोमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वो नेगेटिव और पॉजिटिव में जाएगा लॉन्गिट्यूडनली, और फिर वो जो लॉन्गिट्यूडनल मोमेंट होगा वो फर्दर डिस्ट्रीब्यूट होगा स्ट्रिप्स के अंदर। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये ऐसी होगी कि ओवरऑल जब हम इस सारे मूवमेंट्स को सम अप करेंगे तो वो एम नॉट के बराबर आना चाहिए, जो कि हमारी ये वैल्यू आई है फॉर डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर इन बोथ डायरेक्शंस। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए हम एसीआई कोड का हमारा ये टेबल हमें बताता है कि डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट फॉर एंड स्पैन्स वो कैलकुलेट करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट से ये मुराद है कि कुछ ये नंबर्स हैं जो कि स्टैटिक मोमेंट के साथ मल्टीप्लाई होते हैं, और वो डिपेंड किसके ऊपर करता है कि आपकी पैनल किस टाइप का है। उनमें से ये नंबर होंगे, ये स्टैटिक मोमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब यहाँ से हम देख लेते हैं कि हमारा कौन सी किस्म का पैनल है। एक्सटीरियर एज अनरिस्ट्रेंड तो नहीं है हमारा। अच्छा, स्लैब विद बीम बिटवीन ऑल स्पोर्ट्स, विदाउट एज बीम, विद एज बीम, बिटवीन इंटीरियर, ये भी नहीं। स्लैब विदाउट बीम्स, ये भी नहीं है। हमारा केस बनता है ये वाला, स्लैब विद बीम्स बिटवीन ऑल स्पोर्ट्स। तो उसके लिए फिर हम हर इंटीरियर नेगेटिव मोमेंट जब कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए फिर हम ये वाले कोफिशिएंट पिक कर लेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे स्टैटिक कोफिशिएंट की वैल्यू के साथ जो यहाँ पर हुआ है कि जब एम नॉट के फाइंड करना है तो 0.16 आपका यहाँ से आएगा एक्सटीरियर नेगेटिव। फिर मिड स्पैन के मोमेंट के लिए 0.57 ये आ गया, और 0.7 ये वैल्यूज़ हमने कहाँ से ली हैं, ये वैल्यूज़ अभी हमने कैलकुलेट की थी यहाँ पर। ये वाली वैल्यूज़ है, ये एम नॉट की वैल्यूज़ इन बोथ डायरेक्शंस, ये यहाँ पर हमने कॉपी कर ली। फिर हमने क्या करना है कि हमने एम नॉट एट एक्सटीरियर हमने क्या किया कि लेट से अब इस केस को ले लेता हूँ मैं 322.3 क्रॉस मल्टीप्लाइड बाय एम नॉट एट एक्सटीरियर स्पोर्ट, उसका कोफिशिएंट है 0.16। इसके साथ जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आंसर आता है। अगली वैल्यू ज़ीरो, ये एम नॉट एट मिड स्पैन 0.57 से मल्टीप्लाई करके, और ये 0.7 से मल्टीप्लाई करके वैल्यू आ गई। इसी तरह हर एक कर इसी तरह मल्टीप्लिकेशन करके हमने वैल्यूज़ निकालनी है। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन है लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में। फिर उसके बाद बारी आती है ट्रांसवर्स में, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में। पहले हम लॉन्गिट्यूडनली कर रहे थे डिस्ट्रीब्यूशन, अब हमने ट्रांसवर्स में जाना है। ट्रांसवर्स में जाने के लिए हमारे पास एक टॉर्जनल स्टिफनेस रेशो है जिसको हम कहते हैं बीटा टी। वो दो इनकी रेशो है ई सी बी और ई सी एस। ये तो हमें पता है कि ये बराबर हैं तो ये कट जाएंगे, बाकी रह जाएगा C/2IS। और C कहाँ से आएगा, C यहाँ से आएगा इस फार्मूले से। इसमें X और Y क्या है उसके बारे में बाद में आते हैं। IS होगा हमारा स्लैब के लिए जो हम पीछे फाइंड कर चुके हैं कि जिसके अंदर था हमारा HF का क्यूब मल्टी B, यहाँ पर कौन सा आएगा, वहाँ पर था BS, तो यहाँ पर भी इसी तरह हमारा BS ही होगा डिवाइडेड बाय 12। जो X और Y हैं वो कैसे आएंगे वो हम पहले देखेंगे कि हमारा केस कौन सा बनता है। अच्छा, केस 1 यहाँ पे लिखा हुआ है, केस 1 केस 2 केस 1 केस 2। ये किस तरह केस 1 केस 2 के हमारी जो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में एज बीम्स हैं वो कौन कौन सी बनती हैं। ये हमारी एज बीम है फॉर द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की ट्रांसवर्स बीम, और ये ईस्ट वेस्ट की ट्रांसवर्स बीम B3 है। तो वो ये लिखी हुई है B3 B1 B3। इन बीम के साइजेस हमें पता है, वो है 375 300 BW है इनका। मतलब पहले मैंने ड्रॉ की थी ना यहाँ पर बीम आपके सामने पीछे, जब हमने देखा था कि BW यहाँ पर आएगा, जो ये लिखा हुआ है यहाँ पर X2 की सूरत में, ये था हमारा 375। और ये वैसे साइजेस यहाँ पर लिखे भी हुए हैं, तो ये साइजेस हैं उनके। इसमें हमें अगर याद हो आपको तो ये हमारी स्लैब की विड्थ है जो कि 180 आई थी,
ये एच बी है जो कि 520 है। ये डिस्टेंस भी हमारा लेस, जो 4 HB और 4HF और HB का डिस्टेंस जो स्मॉलर आता है वो 520 आता है, तो ये भी 520 हो गया। और ये टोटल आपका 700 है। ये मैं किसके लिए ड्रॉ कर रहा हूँ, ये मैं V1 के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ, इस V1 के लिए। तो ये HF है, ये HB है, ये BW है, ये H था, और ये स्मॉलर ये भी 520 है, ये वाली डायमेंशन जो यहाँ से लेके यहाँ तक है। अच्छा, ये B1 के लिए है तो वो यहाँ पर लिखी हुई है, ये लिखी हुई है। और B3 के लिए ये डिफरेंट है थोड़ी डायमेंशन, ये कैलकुलेशन हम पीछे कर चुके हैं। ये X1 Y1 X2 Y2 क्या है, ये असल में जो एक्सटीरियर बीम है ना उसको डिवाइड करता है दो केसेस के किसी लिए, इसलिए उसने ये केस 1 केस 2 लिखा हुआ है। वो क्या करता है कि एक्सटीरियर बीम के केस में वो इसको दो डिफरेंट शेप्स के अंदर डिवाइड करता है कि पहली हमारी शेप ऐसी बनती है जिसके अंदर ऊपर वाली रेक्टेंगल अलग कर लो और ये वाली रेक्टेंगल अलग कर लो, केस 1 केस 2। और फिर दूसरे केस में इस तरह करो कि इसको आधा कर लो और इसको डिफरेंट कर लो। अब इनकी इनमें से जो स्मॉलर डायमेंशन होगी उसको हम एक्स का नाम देंगे और जो बड़ी डायमेंशन होगी उसको वाई का नाम देंगे। जैसे अब हमारी ये फिगर हमने डिवाइड की है एक्सटीरियर बीम के लिए, तो जो स्मॉलर साइड है वो उसको हमने X1 कह दिया और जो लॉन्गर है उसको Y1 कह दिया। इस केस में जो स्मॉलर है वो इसलिए X है तो X2 कह दिया उसको क्योंकि केस 2 है। और ये बन गई हमारी Y2। अब इधर क्या होगा जब हम डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह की करेंगे, तो स्मॉलर इसी तरह X1 Y1 और ये X2 और Y2। अब इनके डायमेंशन हमें पता है, मैं दोबारा इसको ड्रॉ कर देता हूँ। ये वही चीज़ है जो BW है, ये 375 है। ये हमें पता है कि ये HB थी जो कि 520 है। ये इस केस में तो 700 नहीं होगा। इस केस में हम देखते हैं कि अगर ये वाली जो है ये भी फिर 520 हुई। ये है हमारी 180 जो कि HF था, और ये हुई हमारी Y1 इक्वल टू 375 प्लस ये 520 है यहाँ से यहाँ तक भी, तो 520, तो ये बनता है 895। तो जो केस 1 है ये वाला, उसके लिए हमारी डायमेंशन ये आई हैं। X1 की कुछ वैल्यूज़ हमने लिख ली और X2 की वैल्यू लिख ली। अब इस केस में इसके केस में क्या होगा, ये टोटल 700 है, ये 375 है, ये 520 है ये वाली, और ये भी 520 है। यस, और सॉरी ये 520 ही होगा एक दफ़ा, और ये 180 है। तो ये सारी डायमेंशन जो हैं ये इसके लिए उसने लिखी हुई है कि केस 1 ये वाला बन गया, उसकी 895 Y1 की वैल्यू है, और 520 केस 2। अब ये केस 1 केस 2 सिर्फ बीम 1 के हैं, इसी तरह बीम 3 के भी केसेस होने हैं दो, उनकी डायमेंशन आ जाएगी। उसमें से फिर हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यूज़ आई हैं इनको पुट करेंगे इधर इस फार्मूला के अंदर। ये फार्मूला लिखा कैसे जाएगा, ये फिर फार्मूला ऐसे बन जाएगा कि C इज़ इक्वल टू क्या था फार्मूला, 1 माइनस 0.63 x³ y 1 माइनस 0.63 x/y था, और x³ y/3। ओके। अच्छा, अब केस 1 के केस में क्या होगा, ये X1 हो जाएगा, ये Y1, ये Y1, ये X1। अब केस 2 को इसके साथ प्लस कर देंगे, वो होगा 1 माइनस 0.63 x/2/y2 इंटू x2 का क्यूब y2 डिवाइडेड बाई 3। इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये C की वैल्यू आ जाएगी। ये केस 1 के लिए होगी, ये केस 2 के लिए होगी, सॉरी अलग 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 यहाँ पर ये कर रहा है। तो इन दोनों में से जो बड़ी वैल्यू होगी उसको हम यहाँ लिख लेंगे, जो बड़ी को हम पिक कर लेते हैं। अब B3 के लिए फिर एक वैल्यू आई। अब ये हमारे पास C की वैल्यू आई है, हमने फाइंड करनी है टॉर्जन स्टिफनेस रेशो, जिसके अंदर ये टॉर्जनल कांस्टेंट यूज़ हो रहा है फॉर द एज बीम्स। तो वो हम यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं।
अब इसमें ख्याल करने वाली बात यह है कि हमारी ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में जो ट्रांसवर्स बीम है B3, उसको हम एच बीम कंसीडर करते हैं। यहाँ पर ये डेफिनेशन बता, द रेशियो ऑफ टॉर्जनल स्टिफनेस ऑफ एच बीम सेक्शन टू फ्रैक्चरल स्टिफनेस ऑफ विड्थ ऑफ स्लैब इक्वल टू स्पैन लेंथ ऑफ टॉर्जनल बीम सेंटर टू सेंटर ऑफ सपोर्ट्स। अच्छा, ये जो बात कर रहा है ना, ये वाली, ये अभी हम आगे देखेंगे ये किसकी बात कर रहा है। ये असल में बात करना चाह रहा है, सी एम की वैल्यू हमने निकाली हुई है, सी की वैल्यू वही लिखी जाएगी जो बड़ी होगी। देखिए पीछे हमने B1 के लिए वैल्यू फाइंड की है 739688, लेकिन वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की ट्रांसवर्स बीम है B1, तो इसलिए उसकी वैल्यू यहाँ लिखी हुई है, यहाँ नहीं लिखी हुई जो उधर ईस्ट वेस्ट के नीचे होनी चाहिए, हमें लग रही है, लेकिन ट्रांसवर्स की वैल्यू यहाँ पे लिखी जाएगी। ये ऐसा ही है ना, जैसे हमने फ्रेम्स बनाए थे, तो फ्रेम्स में हमने जो लाइनें लगाई थी वो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में लगाई थी। अच्छा, अब ये जो बात कर रहे हैं ना 6000 B3 जो है वो 6000 जो उसकी डायमेंशन है ये वही लिखी हुई है जिसकी वो बात कर रहा है, स्पैन लेंथ ऑफ टॉर्जनल एज बीम सेंटर टू सेंटर बिटवीन स्पोर्ट्स। तो ये हमारे पास वैसे ही 6000 था, हमें पता है, वो 6000 लिखी हुई है, ये 8000। अब हम आई एस फाइंड करेंगे, आई एस के अंदर फार्मूला वही यूज़ होगा जो मैं पहले बता चुका हूँ, एच एफ का क्यूब मल्टीप्लाइड बाय कौन सा, बी एस, यही जो 6000 है, डिवाइडेड बाय 12, उससे आ जाएगा आई एस को इधर पुट कर दें ई सी एस और ये कट जाएगा, सी और सबकी हमारी वैल्यू है, तो हमारे पास ये आ जाएगी बीटा टी की वैल्यू। अच्छा, अब ये बीटा टी की वैल्यू आई, ये बीटा टी की वैल्यू यूज़ कहाँ होनी है, ये बीटा टी की वैल्यू आपकी यहाँ पर यूज़ हो रही है, ठीक है। अगर आपको ये वैल्यू जो आप देख रहे हैं ना 0.59 0.95, तो ये यहाँ लिखी हुई है ये वाली, और ये कहाँ यूज़ कहाँ होगी, ये असल में यूज़ होगी यहाँ पर लेटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोमेंट्स के अंदर, क्योंकि यहाँ पर तक तो अभी तक हमने मोमेंट का कहीं नाम नहीं लिया। ट्रांसवर्स डायरेक्शन में जब हम मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो उस पर यहाँ पर हमने मोमेंट का कहीं नाम नहीं लिया। उसके लिए फिर हम ये एक टेबल बनाते हैं, उस हर अल्फ़ा के वैल्यूज़ के हिसाब से हमारी लेट से ये वाली वैल्यू जो है वो आई थिंक इस एग्जैक्टली 0 और 1 नहीं आई, कुछ और ही वैल्यू आई थी। तो और बीटा टी की वैल्यू भी हमारी इस तरह नहीं आई, वो भी कुछ 0.59 और 0.95 है, तो हमें ये इंटरपोलेशन करके वैल्यू निकालनी पड़ेगी। दूसरा तरीका ये है कि हम ये इक्वेशन यूज़ कर लें, इन इक्वेशंस के अंदर कुछ कोएफिशिएंट्स हैं जो कि ए डी ए बी इस नाम से हैं, और ये क्या है, ये है जी लेटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोमेंट्स। पीछे हम बीटा टी तो निकाल चुके हैं, लेकिन लेटर डिस्ट्रीब्यूशन अभी हमने करनी है, वो हम परसेंटेजेस के हिसाब से निकालेंगे कि मिड स्पैन के ऊपर पॉजिटिव मूवमेंट कितनी है, मिड स्पैन के ऊपर इंटीरियर सपोर्ट के ऊपर नेगेटिव मूवमेंट क्या है, एक्सटीरियर सपोर्ट के ऊपर नेगेटिव मूवमेंट क्या है। तो उसके लिए फिर ये एक टेबल बनाया जाता है, इस टेबल के अंदर हम ए फाइंड करते हैं। ए क्या है, आपका ट्रांसवर्स डायरेक्शन में जो भी मेजरमेंट है, अगर मिसाल के तौर पे हम ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में मेजरमेंट ले रहे हैं तो ये वैल्यू थी हमारी ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, तो इसकी ट्रांसवर्स जो है वो है 6 मीटर की डायमेंशन, ये 6 मीटर थी सेंटर टू सेंटर, और ये सेंटर टू सेंटर थी हमारी 8 मीटर। तो L2 जो है वो ईस्ट वेस्ट के केस में ट्रांसवर्स L2 होगा जो कि 6 है, तो 6/8 ये बनता है 0.75 जो लिखा हुआ है ये। लेकिन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ये उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा 8/6, क्योंकि ट्रांसवर्स तब 8 वाली होगी हमारी डायरेक्शन, तो उसमें L2 जो है वो ट्रांसवर्स वाला 8 हो जाएगा, तो उस केस में 1.33 हो जाएगा। अल्फ़ा एफ जो है ये हमारा आ रहा है कहाँ से, ये हमने बाहर पीछे निकाला हुआ है, जो 4 वैल्यूज़ हमने फाइंड की थी, ये वाली वैल्यूज़। अब ये एग्जैक्टली सेम नहीं है क्योंकि इसमें ये वाली वैल्यूज़ गलत थी, तो आप अपनी कैलकुलेशन कर लें, उसके हिसाब से अल्फ़ा एफ की कुछ वैल्यूज़ आएंगी, वही यहाँ पर आएंगी। उनको यहाँ पर हम क्यों लिख रहे हैं ये मैं आगे बताता हूँ। डी की वैल्यू जो है वो
हम इस फार्मूले से फाइंड करते हैं और इसकी लिमिटेशन ये है कि इट शुड बी लेस देन वन, और अगर ये वन से बड़ी हो तो फिर हम इसको वन ले लेते हैं। तो हमारी ये वैल्यू ऑलमोस्ट आई थिंक 2.28 समथिंग आई थी, तो इसलिए हमने यहाँ पर इसको वन ले लिया। बी जो है वो बीटा टी है और इसकी लिमिटेशन भी है 2.5। अगर 2.5 से बड़ी आए तो फिर हम 2.5 लेंगे, लेस देन हो तो फिर हमारी एग्जैक्ट वैल्यू वही बीटा टी की वैल्यू लिखी हुई है। अच्छा, अब ये अल्फ़ा एफ़ और बीटा टी का क्या लेना देना है, इनकी वैल्यूज़ यहाँ पर ये सेम आ रही हैं लेकिन यहाँ पर जो है वो सिमिलर लिखी हुई हैं लेकिन ऊपर डिफरेंट हैं। तो इसका मैं आपको समझाता हूँ ये क्या है। अच्छा, इसमें ये नोट करने वाली चीज़ है कि ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, एक्सटीरियर फ्रेम। मैं इस पे अभी चलता हूँ। ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, एक्सटीरियर फ्रेम है हमारा ये वाला, क्योंकि रेड लाइन से मैंने शो किया था आपका फ्रेम, तो ये वाला हमारा एक्सटीरियर फ्रेम है जो कि कंटिन्यूस है इस साइड पे। ये वाला एक्सटीरियर फ्रेम है। इसमें आप नोट करें, इसमें जो कंट्रीब्यूटिंग बीम्स है ना वो ये हैं, जिसको हमने कहा हुआ है B1, और दूसरी कंट्रीब्यूटिंग बीम है बीम 3। अब फ्लैक्चरल जो हमारी मोमेंट जनरेट्स होती हैं वो होती हैं इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्सेस। तो उस केस में हमारी जो फ्लैक्चरल मेंबर है, जो हमने फ्लैक्चरल स्टिफनेस फाइंड की है अल्फ़ा एफ़, उसकी वो वाली वैल्यू लेंगे जो B1 के लिए होगी। इसलिए यहाँ पर ये वैल्यू लिखी हुई है 10.09, और ये पीछे जो टेबल हमने बनाया था उसमें ऐसे ही था B1, B2, B3, B4। लेकिन बीटा टी के लिए हमने देखा था कि जो एज बीम हम ले रहे हैं वो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में हम ले रहे हैं। तो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में इसी एज एज फ्रेम के लिए ट्रांसवर्स डायरेक्शन में जो दूसरी बीम आ रही है वो ये बीम 3 है। तो इसलिए हम ये वैल्यू यहाँ पर ये वाली ले रहे हैं। मतलब जो जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हैं बीम्स हैं एक्सटीरियर फ्रेम के केस में, वो अल्फ़ा एफ वाली B1 है और B3 है, उनकी वैल्यू है। इंटीरियर फ्रेम के केस में कौन कौन सी हैं, ये इंटीरियर फ्रेम है ये वाला, यहाँ यहाँ से लेके यहाँ तक ये इंटीरियर फ्रेम है। इसमें कंट्रीब्यूटिंग है B2 और फिर ये B3। तो यहाँ पर B2 की वैल्यू लिखी हुई है लेकिन यहाँ पर फिर वही B3, तो इसलिए ये वैल्यू इस तरह यहाँ पर तो रिपीट हो रही है लेकिन यहाँ रिपीट नहीं हो रही। अच्छा जी, अब हमने ये देखना है कि परसेंटेज ऑफ पॉजिटिव मिड स्पैन मूवमेंट टू द कॉलम स्ट्रिप कितनी जा रही है। मतलब कॉलम स्ट्रिप जो है वो टोटल मिड स्पैन पॉजिटिव मूवमेंट की कितनी परसेंट को रजिस्ट कर रहा है, वो यहाँ पर लिखा हुआ है 82.5। ये कैसे आई है, ये आई है हमारी ये वाली ए और डी की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दें तो उससे आता है। ए की वैल्यू थी हमारी 0.75, 2 × 0.75, 3 माइनस ये समथिंग सॉल्व करने के बाद हमारा ये वैल्यू आई है 100 माइनस 82.5, 17.5। मतलब 82.5% कॉलम स्ट्रिप रजिस्ट कर रहा है एक्सटीरियर के अंदर। ये वाली हमारी कॉलम स्ट्रिप है ना, तो 82.5% एक्सटीरियर फ्रेम में ये रजिस्ट कर रहा है और बाकी मिडल स्ट्रिप रजिस्ट कर रही है। ठीक है। अच्छा, फिर इंटीरियर सपोर्ट के ऊपर कितनी परसेंटेज कॉलम स्ट्रिप रजिस्ट कर रही है, वो भी 82.5 आ रहा है, और 100 माइनस 82.5, 19.7.5। ये आई कहाँ से है, ये इस फार्मूले से आई है। और तीसरी जो आई हुई है ये कैलकुलेशन, ये वाली कैलकुलेशन ये आई हुई है इस फार्मूले से, ये वाला जो फार्मूला 95.83, 100 माइनस 95.83 आई 4.17। ठीक है, तो इसी तरह ये सारा टेबल बना हुआ है। इस टेबल में हमने बस देखना है कि परसेंटेज वाइज कॉलम स्ट्रिप मिडल स्ट्रिप हर फ्रेम के अंदर कितने कितने परसेंट रजिस्ट कर रहे हैं। अच्छा, ये अभी हमने निकाली है परसेंटेज वाइज, वही टेबल यहाँ पर हमने रिप्रोड्यूस कर दिया। हमारी ये वाले जो नंबर्स हैं, ये वाले जो नंबर्स हैं इन्हीं को हमने यहाँ लिख दिया। अच्छा, वो पीछे हमने निकाले हैं परसेंटेजेस के अंदर, हमें एक्चुअल वैल्यूज़ नहीं पता कि एक्चुअल वैल्यूज़ पॉजिटिव मिड स्पैन मूवमेंट कितना रजिस्ट कर रहा है, तो वो हमने निकालना है। ये वाली जो वैल्यूज़ लिखी हुई हैं ये वाली हम वैल्यूज़ हम पहले निकाल चुके हैं। ये मैं दिखाता हूँ आपको कहाँ निकाला है, ये याद रखना ही है क्या चीज़। पॉजिटिव मिड
पॉजिटिव मूवमेंट एट मिड स्पैन इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन एक्सटीरियर फ्रेम। ये हमने कहाँ निकाली हैं वैल्यूज़? ये वैल्यूज़ हम यहाँ पर पहले निकाल चुके हैं, वो ये लिखी हुई है वैल्यूज़। पॉजिटिव मोमेंट एट मिड स्पैन, उसकी कुछ वैल्यूज़ हैं, ठीक है। मिड स्पैन के ऊपर पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट, मतलब मिड स्पैन अगर आपका यहाँ पर कहीं आ रहा है तो पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट यहाँ पर कितना आ रहा है। अभी हमने परसेंटेज वाइज कुछ निकाला है कि ओवरऑल कॉलम स्ट्रिप के अंदर कुछ 82% है, लेकिन मिड स्पैन के ऊपर अगर कुछ आ रहा है तो वो 183 में से कितने परसेंट आ रहा है वो हम निकाल रहे हैं। मतलब 183.7 का 82.5% रजिस्ट हो रहा है कॉलम स्ट्रिप में, ठीक है। ये ऐसे है ना कि अगर आप सॉल्व करना चाहें कि 82.5 ओवर 100 ऑफ 183.5 विच इज़ 151.55, और 183.5 में से 155 जो निकल चुका है, बाकी कितना बच रहा है? बाकी ये बच रहा है 32.515, ठीक है। मतलब मिड स्पैन मोमेंट जो एक्चुअल वैल्यूज़ हैं ओवरऑल, उसका 82.5% जो कि एक्चुअली 151.5 है वो कॉलम स्ट्रिप रजिस्ट कर रहा है, लेकिन बाकी मिडल स्ट्रिप रजिस्ट कर रहा है। इसको ऐसे समझें कि आपका यहाँ पर 182 आ रहा है कॉलम स्ट्रिप के अंदर, और बाकी यहाँ पर आ रहा है आपकी 151, और यहाँ पर 32.15 आ रहा है एक्सटीरियर फ्रेम में ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन के अंदर मिड स्पैन के ऊपर। इंटीरियर, एक्सटीरियर और इंटीरियर वो अभी हमने क्या कहते हैं अब फाइंड करना है। वो कैसे फाइंड करना है? वो ऐसा ही है, ये देखें 225 ये कहाँ से आया है? ये भी हमने निकाला हुआ है। उसी टेबल के अंदर जाएं, उसी टेबल के अंदर आपने ये निकाला हुआ है और ये भी आपने निकाला हुआ है। ये तीनों चीज़ें आपने निकाली हुई हैं अपनी स्टैटिक मोमेंट में से, उन्हीं को हम यूज़ कर रहे हैं और उसकी परसेंटेजेस हमने निकाल ली हैं। उसी परसेंटेजेस को हम इसी तरह के फार्मूले लगा के तो उनकी वैल्यू लिखी हुई है हमने यहाँ पर। ये 51.6 वही जो मैं आपको दिखा रहा था कि एक्सटीरियर सपोर्ट के ऊपर नेगेटिव मोमेंट का कितने परसेंट बता रहा है? 95% जो है वो कॉलम स्ट्रिप में जा रहा है, और बाकी लाइक ऑलमोस्ट 4% विच इज़ 2.2 किलो न्यूटन पर मीटर वो सिर्फ मिडल स्ट्रिप के अंदर जा रहा है। तो ये उसकी बात कर रहा है। अच्छा जी, अच्छा ये अभी हमने लॉन्गिट्यूनल कर लिया, ट्रांसवर्स कर लिया, अब हमने करना है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। कि मिसाल के तौर पे अगर आपके एक्सटीरियर फ्रेम के ऊपर ये कॉलम आ रहा है इस तरह का, ये वाला जो कॉलम आ रहा है, ये देखें सिर्फ यहाँ पे बीम के साथ साथ ना कुछ इसके अंदर स्लैब का पोर्शन भी है जो ये एक्सटीरियर वाला है। ये जो एंड वाला पोर्शन है स्लैब का, और इस साइड पे भी इसके स्लैब है इसी कॉलम के। तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि अगर कॉलम के ऊपर लोड आ रहा है तो वो स्लैब के अंदर कितना जा रहा है और बीम के ऊपर कितना आ रहा है जो उसके कॉलम्स के नीचे है, ठीक है। तो वो डिस्ट्रीब्यूशन हम वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर देखते हैं। वो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम कैसे देखते हैं? उसके लिए हम ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं, 85% ऑफ द डी, पीछे बता रहा है ना परसेंटेज शेयर ऑफ द बीम फ्रॉम कॉलम स्ट्रिप मूवमेंट। तो कॉलम स्ट्रिप के अंदर जो बीम और स्लैब की डिस्ट्रीब्यूशन है वो अब हमने निकालनी है। कॉलम स्ट्रिप के अंदर बीम और स्लैब की कैसे निकालेंगे? ये 151.55 है, इसका 85% बनता है ये। वैसे ही करेंगे हम 85/100 क्रॉस 151.55, ये बना 128.81 जो कि लिखा हुआ है, और 151.5 में से 128.81 निकाल दें तो वो बनता है 22.74, ठीक है जी। मतलब ये वाली बारी जो बीम है, इस बीम के अंदर आ रहा है आपका 128 155 में से। ये कहाँ से आया भला? ये वही चीज़ है जो भी हमने निकाली है, ये वाली है। कॉलम स्ट्रिप के अंदर
हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं बीम और स्लैब में। कॉलम स्ट्रिप है आपकी ये वाली कॉलम स्ट्रिप, इसमें बीम में और स्लैब में कितना जा रहा है, ये वाली जो बीम आ रही है यहाँ पर, इसके अंदर आधी स्लैब है ना, इधर साइड वाली स्लैब है और उस साइड वाली बीम है, तो उसको हम डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं कि कॉलम स्ट्रिप के अंदर सिर्फ स्लैब वाले पोर्शन में कितनी है और बीम वाले पोर्शन में कितनी है। पहले हमने फ्रेम वाइज किया, अब हम स्ट्रिप वाइज देख रहे हैं उसको। अच्छा जी, ये यहाँ पर हमारी अब ये आ गई, फिर इसी तरह इसका 85% आया ये, बाकी ये, फिर इसका 85%। इसमें स्टैंडर्ड फार्मूला ये 85 इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हमने ना डी की वैल्यू 1 1 ली थी। अगर ये कुछ और डिफरेंट होती तो फिर हम कह सकते थे कि ओवरऑल का कुछ 7, अगर यहाँ पर आता लेट से 0.7 आता, तो हम कहते हैं कि ये 85% तो नहीं है, ये यहाँ पर ओवरऑल का अगर ये 85 होता तो फिर 85 से ये कम हो जाता, कुछ और वैल्यू आती जो कि लिखा जाता, फिर ये बढ़ जाता ओवरऑल। लेकिन यहाँ पर अगर 1 1 आने की वजह से हमारा ये 85% ही रहता है इस फार्मूले के मुताबिक। ठीक है, अच्छा जी, 85% की वैल्यूज़ हमारे पास आ गई कि ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में हर फ्रेम के अंदर कॉलम स्ट्रिप में स्लैब पे कितना जा रहा है और बीम पे कितना जा रहा है। इस यहाँ पर भी फिर कॉलम स्ट्रिप है और यहाँ पर भी फिर कॉलम स्ट्रिप है, सिर्फ कॉलम स्ट्रिप की कैलकुलेशन है जो कि वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है। अब हमने एक पूरा समरी का टेबल बनाना है जिसके अंदर हम सारे मोमेंट्स को इकट्ठा करके लिखते हैं। वो हम कैसे लिखते हैं, 183, 345, 131, 250, ये वैल्यूज़ आपने ऑलरेडी देखी हुई हैं जो कि मिड स्पैन के ऊपर मोमेंट की वैल्यूज़ हैं। ठीक है, और ये भी आपने देखी हुई हैं। अच्छा, फिर हमने डिस्ट्रीब्यूशन की थी कि मिड स्पैन के कॉलम स्ट्रिप के अंदर कितनी डिस्ट्रीब्यूशन जा रही है, ये वैल्यूज़ भी हमने निकाल के रखी हुई हैं। फिर हमने कहा कि कॉलम स्ट्रिप के अंदर स्लैब में कितना जा रहा है और बीम में कितना जा रहा है। ठीक है, ये वैल्यूज़ हमने निकाल के रखी हैं, 128 और ये सारा कुछ। अच्छा, अब इसमें ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज़ आई है जो कि मिडल स्ट्रिप स्लैब है। ये वैल्यू कहाँ से पहले हमने निकाली है, ये वैल्यू अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये चीज़ है कि ऐसे है ना कि आपके कॉलम्स हैं, कॉलम्स के अंदर यहाँ पर आपकी कई मिडल स्ट्रिप है, आपकी दूसरी कॉलम स्ट्रिप एंड हो रही है, तो ये बीम है, बीम के ऊपर कुछ लोड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, फिर ये जो बचने वाली स्लैब है इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है कुछ। ठीक है जी, फिर उसके बाद आपकी आगे मिडल स्ट्रिप भी तो है जो जिसके दरमियान में से आपका फ्रेम ख़त्म हो रहा है, एक्सटीरियर फ्रेम। तो मिडल स्ट्रिप के अंदर वो बता रहे हैं यहाँ पे मिडल स्ट्रिप की स्लैब के अंदर कितना जा रहा है। अब अगर हम ओवरऑल जमा करना चाहें तो इन दोनों को जमा करके आना चाहिए रिज़ल्ट ये। ठीक है, क्योंकि कॉलम स्ट्रिप को ही हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं बीम और स्लैब में, तो ये हम पीछे कर चुके हैं कि ये दोनों जमा होके आएंगे ये 151। अच्छा, और अगर हम इस टोटल को प्लस करें इन तीनों को, ये तीनों जमा होके आने चाहिए इसके बराबर। ठीक है, कि मिड स्पैन के ऊपर इसी सिर्फ इंटीरियर मिड स्पैन की हम बात कर रहे हैं ना, तो इधर कॉलम होंगे, यहाँ पर कॉलम का मिड स्ट्रिप, यहाँ पर स्लैब का मिड स्ट्रिप और फिर आपका मिडल स्ट्रिप का मिड स्ट्रिप, ये तीनों जमा होके टोटल मिड स्पैन के ऊपर पॉजिटिव मोमेंट के बराबर आने चाहिए, और ये सारे पॉजिटिव मोमेंट ही हैं। सिमिलर केस ऐसा ही है, आपका कॉलम स्ट्रिप की इंटीरियर सपोर्ट के ऊपर नेगेटिव मोमेंट, ये दोनों जमा हो के
जैसे हमने पहले किया कि आपके इसके अंदर ये मेन है ना, तो 186 158 जमा, ये दोनों जमा होके आएंगे ये, और ये तीनों जमा होके आएगा ये। ठीक है, ऐसे ऐसे बिल्कुल ही ऐसे ही टेबल बना हुआ है पूरा, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। ये ओवरऑल समरी है आपकी कि सारी मूवमेंट्स जो लेटरल और वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन मूवमेंट्स है वो हर जगह कितनी कितनी मूवमेंट है पूरे फ्रेम के अंदर, एक्सटीरियर इंटीरियर सारा कुछ, ओवरऑल पैनल की मूवमेंट की ये फाइनल वैल्यूज़ हैं। अब ये जो फाइनल आपके पास वैल्यूज़ आई हैं, इन वैल्यूज़ के अगेंस्ट हमने फिर स्टील कैलकुलेशन करनी है, और वो कैसे करनी है वो अब हम देखते हैं उसके बाद। और ये ओमेगा डब्ल्यू का फार्मूला, इसके अंदर हम अगर देखें ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन और नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, एक्सटीरियर फ्रेम इंटीरियर फ्रेम, ये 1313 कहाँ से आया है। अगर हम जाएं अपने इस फिगर के अंदर जिसमें हमने स्ट्रिप्स डिस्ट्रीब्यूशन की थी, तो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में हमें याद है कि कॉलम स्ट्रिप जो है अगर हम इसको निकाल दें तो ये बना था हमारा, यहाँ से यहाँ तक बना था 1500। इस 1500 में असल में ये बीम भी शामिल है जो इस कॉलम के नीचे आ रही है, तो इस 1500 में से ये वाला हिस्सा भी हम निकालना चाहते हैं। अगर 375/2 हम निकाल दें तो 187.5 हो गया। 1500 में से 187 निकालें तो ये बनता है 1313। तो इस वेस्ट डायरेक्शन में जो उसने कैलकुलेशन की हुई है उसके अंदर उसने वैल्यू लिखी हुई है 1313, वो ये वाली वैल्यू आ गई आपकी। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ये 1350 आ जाती है। अच्छा, अब इसमें डी डेप्थ उसने फाइंड की हुई है, तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अंदर अगर हम ड्रॉ करें, मिसाल के तौर पे हमारी स्लैब है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, तो लेट्स से हमारी बार एक आती है नीचे और एक आती है ऊपर। इस वो कह रहा है कि ओवरऑल 180 मिलीमीटर में हमने, ये टोटल 180 मिलीमीटर डेप्थ है ना जो एच एफ थी, कंक्रीट कवर 20 मिलीमीटर माइनस 7.5 मिलीमीटर बार, उसको माइनस किया उसने। तो उसको अगर हम देखना चाहें तो ये असल में यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये 13.5 मिलीमीटर की बार है जो ये कर रहा है यहाँ पर, 13 हाफ डाई ऑफ द बार। तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जो है ये फाइंड करने की कोशिश कर रहा है 180 टोटल में से क्या माइनस कर रहा है, कंक्रीट कवर जो कि यहाँ पर होगा कहीं, वो 20 मिलीमीटर माइनस कर दिया, और हाफ डाई ऑफ दिस बार ये जो नीचे वाली बार है उसका ऑफ करके उसने टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक डायमेंशन फाइंड की है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। ईस्ट वेस्ट में कैसे जाएंगे, इसी तरह इस टोटल 180 में से यहाँ तक हम फाइंड करना चाह रहे हैं, 180 में से कंक्रीट कवर माइनस किया, ये पूरी बार माइनस कर दी 13.5, और इस डाया का, इस बार का हाफ डाया वो आ गया 7.5, तो वो आ गया 139.5 ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, तो वो ये डी लिखा हुआ है। अच्छा, ये वैल्यू हमने फाइंड की हुई है। ये हम हाफ क्यों कर रहे हैं, ये है क्या वैल्यू, ये है जी मिड स्पैन पॉजिटिव मोमेंट ऑफ हाफ कॉलम स्ट्रिप स्लैब। स्लैब को याद रखना है अब आपने। अब हम चलते हैं इधर, कॉलम स्ट्रिप के अंदर हमें बीम के अंदर तो रीइंफोर्समेंट देने की ज़रूरत नहीं है, तो जो उधर 22 पॉइंट समथिंग लिखी हुई है वो है इस कॉलम स्ट्रिप की, इसके अंदर तो ये की स्लैब है। लेकिन जब हम आते हैं इंटीरियर फ्रेम के अंदर, तो इंटीरियर फ्रेम के अंदर असल में ये 2 दफ़ा कॉलम स्ट्रिप आती है, तो हम क्या करते हैं जो ओवरऑल वैल्यू आई हुई है उसको हाफ़ कर लेते हैं। लेकिन इसके लिए हम हाफ़ नहीं करते क्योंकि इसमें स्लैब एक ही दफ़ा आई है। तो अगर हम इसको ऐसे में ड्रॉ करना चाहूँ तो लेट्स से यहाँ पर आपकी बीम आई हुई है, और इस साइड पे भी स्लैब है और दूसरी साइड के ऊपर भी स्लैब है, जो कि ये बीम B2 है इंटीरियर, उसके लिए इंटीरियर फ्रेम के लिए, तो इसलिए हमने यहाँ पर भी डिवाइड किया, यहाँ भी डिवाइड किया। तो जो वैल्यू आई है वो एक्सटीरियर फ्रेम के कॉलम स्ट्रिप के लिए तो एग्जैक्टली वैल्यू लिख ली, ये हमारे पास आ गई एम की वैल्यू, ये कहाँ यूज़ होगी, इधर आर के अंदर। डी हमने निकाल लिया है, बी होगा हमारा 1000 मिलीमीटर, तो उसमें से फिर हमारे पास ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद स्टील रेशो निकालेंगे, एफ सी प्राइम हमें गिवन है, ये सारा कुछ करने के बाद, और ये फार्मूला एंड पे हम लगा लेते हैं रो बी डी
ये लगा देते हैं और फिर उससे हमारे पास एक ए एस की वैल्यू आ गई फॉर हाफ कॉलम स्ट्रिप। और उसे डिसाइड किया उसने कि 6 नंबर 10 बार दी जाएंगी कॉलम स्ट्रिप के अंदर, नंबर 10 बार 6 दी जाएंगी। इंटीरियर फ्रेम के लिए कैलकुलेशन की और इसके लिए अब इसमें दरमियान में से ना ये कुछ इसने छोड़े हुए हैं, तो ये आप खुद फिल करें, क्योंकि प्रोसीजर आपको समझा दिया मैंने कैसे आया है। डी बी यहाँ पुट करेंगे, यहाँ से आर आएगा, आर को यहाँ पुट करें, यहाँ से स्टील रेशो निकल आएगी, ये ओमेगा कहाँ से आएगा, यहाँ से। और फिर हम इस फार्मूले के अंदर पुट करके एरिया निकाल लेंगे, फिर जाके टेबल में से देखेंगे और डिसाइड करेंगे कितनी बार देनी है। अब वो हम कर रहे थे कॉलम स्ट्रिप की कैलकुलेशन, क्योंकि ये वैल्यू सारी कॉलम स्ट्रिप की हैं। मिडल स्ट्रिप की कैलकुलेशन करते हैं तो उसकी भी वैल्यूज़ हमारे गिवन है, इसको हाफ ऑफ कर रहे हैं। बार डिसाइड की हैं, कुछ छोड़ दी हैं कैलकुलेशन, जहाँ पे कौन सी वो ए एस की कैलकुलेशन आनी है, यहाँ भी, यहाँ भी। और उसके बाद कुछ बात डिसाइड की हुई। अब हम ड्राइंग के ऊपर इसको शो कर रहे हैं। ड्राइंग के ऊपर शो कैसे करेंगे? डिटेलिंग लाइन आपको मैंने बताया था टू वे स्लैब के अंदर के ये एरो के साथ डिटेलिंग लाइन लगाई जाती है, और जहाँ पे जिसको ये एरो वाली लाइन किसी सॉलिड लाइन या डैश लाइन को क्रॉस कर रही होती है, वो बताती है कि ये कौन सी बार है। तो मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लेता हूँ कोई ऐसी बार जो इसने शो की हुई हो, इसको ले लेता हूँ, या इसको ले लेता हूँ 4 नंबर 10 बार्स फॉर पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट मिड स्पैन फॉर कॉलम स्ट्रिप 4 नंबर 10 बार्स। तो कॉलम स्ट्रिप कौन सी हैं? ये वाली कॉलम स्ट्रिप है, इसके अंदर इसने शो की है ये कॉलम 4 नंबर 10 बार। इसको मिटा देते हैं, ये मेरे ख्याल में ये ख़राब करेगा। अच्छा, 4 नंबर 10 बार तो वो ये हैं, ये इसने यहाँ पे गलती की हुई है। ये अगर एज सपोर्ट यहाँ पे बनता है ना, तो डिटेलिंग लाइन यहाँ तक आनी चाहिए, इधर आगे नहीं जानी चाहिए। मतलब कॉलम स्ट्रिप के इस एरिया के अंदर, ये जो सारा एरिया नीचे को जा रहा है, इसके अंदर 4 नंबर 10 की बार देनी है। और यस, ये इसकी डिटेलिंग लाइन है। और फिर इसी तरह एक और देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं 12 नंबर 10 बार्स। ये है मिडल स्ट्रिप की पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट के लिए। तो 12 नंबर 10 बार्स। अच्छा, मिडल स्ट्रिप तो कॉलम स्ट्रिप तो हो गई यहाँ पे ख़त्म। फिर आ गई हमारी ये वाली मिडल स्ट्रिप। यहाँ पर हमारा एक्सटीरियर पैनल फ्रेम ख़त्म हो गया, तो ये नॉर्थ साउथ में एक्सटीरियर फ्रेम है। तो यहाँ से हमारा इंटीरियर फ्रेम शुरू होता है, ये उसकी मिडल स्ट्रिप है, तो इसकी तो बात नहीं कर रहा वो, बल्कि ये दोनों की तरफ है, एक्सटीरियर इंटीरियर दोनों तरफ है। तो ये इसको भी हम इंक्लूड करेंगे, इसीलिए उसने लिखा हुआ है 24 नंबर 10 बार, मतलब 12 और 12 24। तो ये बार्स हैं कौन सी? ये डिटेलिंग लाइन जा रही है, ये बार्स हैं ये वाली। और इसमें नोट करने वाली बात यह है, जैसे टू वे स्लैब में हमने देखा था कि नेगेटिव मोमेंट के अगेंस्ट जो बार्स उसने दी हुई हैं उनको डैश लाइन से शो किया है, और जो पॉजिटिव मोमेंट के अगेंस्ट बार्स हैं उनको बोल्ड शो किया है, जैसे बुक में था वैसे यहाँ पर है। अच्छा, अब इस इन बार्स को कहाँ तक कर्टेल किया है वो अब हमने इस टेबल से स्पेसिफाई कर रहे हैं, ढूंढना है कैसे। पहले हमने देखा है 4 नंबर 10 बार्स कौन सी बार्स हैं जी, वो हैं जी आपकी ये, और ये हैं कॉलम स्ट्रिप की बार्स, और ये है बॉटम रीइंफोर्समेंट। बॉटम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट के अगेंस्ट रीइंफोर्समेंट होती है ना, तो वो कह रहा है कि ये 100% जाएंगी, ये कटेल नहीं होंगी। इसीलिए ये मेरे ख्याल में ये जो लाइन है ये फुल ऑल टू ऑल जा रही है कहाँ तक? टिल द टिल द एंड ऑफ द पैनल। अच्छा, फिर अब इसी तरह फिर इसको भी देख लेते हैं। तो ये वाली बार जो है ये है मिडल स्ट्रिप बॉटम बार्स। 50% जो हैं वो बार्स फुल जाएंगी, और रिमाइंडर जो है वो 0.15 एल एन तक, एल एन जो है वो क्लियर स्पैन है, वहाँ तक कटेल होंगी। तो फिफ ये दो बार्स हैं, तो 50% फुल चली गई। और ये जो है ये एज सपोर्ट से ये वाला कितना, कहाँ कितने डिस्टेंस पर कटेल करेंगी? 0.5 एल एन तक। तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जो क्लियर स्पैन होगा वो आपका होगा यहाँ पे 6000 मिलीमीटर।
और 0.15 इंटू 6000 जो वैल्यू आएगी वहाँ तक ये बार यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, नेगेटिव के केस में हमने नहीं देखा कोई केस, तो नेगेटिव का केस भी देख लेते हैं। जैसे ये 7 नंबर 10 बार्स हैं, देखते हैं उसको उसने शो किया कि नहीं। 7 नंबर 10 बार्स, अच्छा वो ये वाली हैं। 14 नंबर 10 बार्स, तो इसको भी इसने डैश लाइन से शो किया है नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट के लिए। ये हैं कहाँ पर, मिडल स्ट्रिप के अंदर। तो मिडल स्ट्रिप टॉप 100%, मिडल स्ट्रिप टॉप 100%, 0.22 LN तक, 0.22 LN तक, मतलब ये जो आपकी कर्टेलमेंट है ये 0.22 LN तक आएगी। ये वाला डिस्टेंस जो है ये इतना होगा, इतनी कर्टेलमेंट होगी। और मिडिल स्ट्रिप में टॉप के अंदर, ठीक है। ओके, तो इस तरह हम जो है ना अपनी बात शो करते हैं, और इस टेबल को हम जल्दी फॉलो करते हैं कि गाइडलाइन क्या कहती है कि कितनी कर्टेलमेंट कितनी डिस्टेंस तक करनी है। तो ये था हमारा डेक डिज़ाइन मेथड, जिसको हमने ऑल टू ऑल फ्रॉम फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड कंप्लीट किया है, डिटेलिंग लाइन तक आए हैं। और इतना मुश्किल नहीं है इसमें, बस